आपका TFC इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। 9 सितंबर को खुलेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO। फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO 9 सितंबर को खुलने वाला है। इसके जरिए कंपनी ने 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि बजाज कंपनी के इस IPO में निवेशक 9 सितंबर से 11 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं। इस कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इस IPO के तहत कंपनी 3,560 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी कर रही है और 3,000 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर होगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अपर लेयर NBFC के तौर पर कैटेगराइज किया हुआ है। नियमों के मुताबिक अपर लेयर NBFC के लिए इस कैटेगरी में नोटिफाई होने के 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए लिस्टिंग की डेडलाइन सितंबर 2025 है। आपको बता दें कि बजाज हाउसिंग एक गैर जमा लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसे एक ऊपरी परत NBFC के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अपने उत्पादों के सूट के माध्यम से व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने में लगी हुई है, जिसमें होम लोन, संपत्ति के खिलाफ ऋण, लीज, रेंटल, डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंस शामिल है। टाटा ग्रुप में आने के बाद एयर इंडिया को हुआ फायदा। टाटा सन्स की FY24 वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप के एयरलाइन बिजनेस का घाटा पिछले वित्त वर्ष के 15,414 करोड़ रुपए से घटकर 6,337 करोड़ रुपए रह गया है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, टाटा SIA एयरलाइंस, विस्तारा और AIX कनेक्ट एयर एशिया इंडिया शामिल है। इस ग्रुप का डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस 148% बढ़कर 1,612 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि शुद्ध घाटा 1,723 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,223 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक टॉप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख ने बताया है कि टाटा ग्रुप का फोकस एयरलाइन सेक्टर पर है। एविएशन और ई-कॉमर्स की चुनौतियों को प्रभावी रणनीति के साथ धीरे धीरे दूर किया जाएगा। टाटा सन्स की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा डिजिटल के पोर्टफोलियो में वित्त वर्ष 2024 में 20.76 मिलियन लेन देन करने वाले ग्राहक हैं। इससे कुल ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू 37,355 करोड़ रुपए रही। टाटा सन्स का शुद्ध लाभ 57% बढ़कर 34,654 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राजस्व 25% बढ़कर 43,893 करोड़ रहा। दुनिया के अमीरों की नेटवर्थ पर दिखा शेयर मार्केट में गिरावट का असर। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला, ट्विटर, SpaceX समेत कई कंपनियों को संभाल रहे मस्क की नेटवर्थ एक झटके में $13 अरब कम हो गई। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के को-फाउंडर लैरी पेज और डेल कॉर्पोरेशन के माइकल डेल की नेटवर्थ में $5 अरब से अधिक की गिरावट आई है। सर्गेई ब्रिन ने $4.72 अरब और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग ने $3.78 अरब गंवाए हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में शुक्रवार को $2.14 अरब की गिरावट देखी गई है। नई योजना पर काम करने की तैयारी कर रहे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की योजना पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी ने अपनी योजनाओं पर सलाह देने के लिए चीन की BYD कंपनी में भारत के पूर्व हेड संजय गोपालकृष्णन को नियुक्त किया है। अनिल अंबानी की इस कंपनी ने प्रति वर्ष लगभग 2.50 लाख वाहन की क्षमता वाले EV प्लांट की स्थापना के लिए बाहरी सलाहकारों को नियुक्त किया है। कंपनी का प्लान आने वाले कुछ वर्षों में इस प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 7.50 लाख वाहन प्रति वर्ष करना है। भारत में काम शुरू करने की तैयारी में अफ्रीका की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। अफ्रीका की इंश्योरेंस कंपनी सनलैम लिमिटेड भारत की एक कंपनी के साथ साझेदारी करने की तैयारी कर रही है। दक्षिण अफ्रीका की यह कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से अफ्रीका की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत की उभरते हुई एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने की दौड़ में शामिल हो रही है। इसके लिए कंपनी श्रीराम कैपिटल ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने की योजना भी बना रही है। दोनों कंपनियां
ज्वाइंट वेंचर बना रही है जो वेल्थ और एडवाइस सर्विसेज देंगी। कंपनी 2005 के अपने शुरुआती निवेश को दोगुना करेगी। यह कंपनी भारत में पहले ही क्रेडिट और इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद है। सनलैंड के सीईओ पॉल हंड्राडी ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीबी के जाल से बाहर निकल रहे हैं और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं आईएमएफ ने भी भारत की इकोनॉमी में बढ़त का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की इकोनॉमी इस साल 6.8% बढ़ेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका का ग्रोथ रेट 0.9% रहने का अनुमान है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।